बेटा सीए एग्जाम्स हैं, रिजल्ट्स के बारे में बता दीजिए मुझे कैसा रहेगा। मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है सच्ची बताओ तो बात करने की। ये एक ऐसा दिन रहता है जहाँ पर मेरे में ताकत नहीं रहती है। डाउट, अरे वाह चल भैया ये बच्चा 202 पे पास हो गया, अमन हो गया पास, बहुत बढ़िया बेटा। 50 50 55 47, चलो हर सब्जेक्ट में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। कांग्रेचुलेशन अमन। तुम्हारा तनिषा? अरे जय, मेरे ख्याल से इस बार टैक्स में तकलीफ थी सर, मेरे को कॉस्टिंग में बहुत डर लग रहा था कि आपको डिसअपॉइंट करोगे, लेकिन उसमें अच्छा है। हाँ बेटा कांग्रेचुलेशन अमन। सर मेरा नहीं है, अच्छा आपका एग्जाम नहीं थी अभी, थैंक यू। टैक्स में तकलीफ थी, किसमें तकलीफ थी? टैक्स में थी शायद आप लोगों को तकलीफ इस बार, तुझे तो नहीं, कुछ बच्चों को दी। अजीत को एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन इन अकाउंटिंग। तू गया कहाँ पे? अजय बाप रे, इसका एग्रीगेट नहीं बना। अजीत कुमार 41 44 49 रिवैल पे डाल दे, अकाउंट्स को छोड़ के बाकी सब रिवैल्यूएशन पे डाल दो। उससे बात करने में हिम्मत नहीं हो उससे बात करने की। और मैं तुम्हें वंडरफुल पीस ऑफ एडवाइस देता हूँ, ग्रुप 1 दिया ना तुम लोगों ने, ग्रुप 1 के रिवीजन स्टार्ट कर दो। ग्रुप 2 तो जैसे चल रहा है तुम्हारा मिड डे तक खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ग्रुप 1 की पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दो, सबसे ज्यादा फोकस ग्रुप 1 पे करो इस बार। मेरी अच्छा मामा की बेटी का भी नहीं हुआ, तुम इसको वापस से पढ़ने जाओगे? खैर पापा, सो मुझे गलत मत समझना, पर आपका फेलियर बहुत छोटा सा फेलियर है। हाँ, और आपकी अगर आज अचीवमेंट भी होती है जैसे अमन की आज अचीवमेंट है, तो अचीवमेंट भी छोटी ही है। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में बेटा जब तुम पहली सैलरी अर्न करोगे, जब तुम करोड़ों में कमाओगे, तुम लाखों में कमाओगे, जब तुम्हारा अच्छा परिवार रहेगा, जब तुम खुश होगे, वो रियल अचीवमेंट है। और भैया वहां पे अगर तुम फेल होते हो तो वो रियल फेलियर है। ये सब क्या चलता है, लाइफ का पार्ट है। बट बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए इस समय इमीडिएटली सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप मुझे एक सेकंड के लिए इनसेंसिटिव समझ सकते हो, मैं इनसेंसिटिव नहीं हूं, बस ये है कि छोड़ो जी कोई गल नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है निधि बेटा, घर वालों को समझाओ ना कि ये प्लीज, घर वालों को ना एक चीज सच में समझनी चाहिए कि ये जो कोर्स है ना ये ऐसा नहीं है कि 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड का बच्चा स्कॉलर था, स्टूडियस था, वो हो गया, वो बड़ी आसानी से क्लियर कर लेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे सभी महारथी बैठते हैं और वो महारथियों में से भी कुछ नहीं होता। माँ बाप की अपेक्षा क्या रहती है कि भैया मेरा बच्चा इनमें भी क्यों फेल हो रहा है? ऐसा नहीं होता अंकल जी आंटी जी। जो बच्चे पास भी हुए ना 200 210 220 आसपास ही पास होते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है किसी में। और ये टोटली सब्जेक्टिव है, हो सकता है उसको 2-3 मार्क्स ग्रेस के दे दिए, हो सकता है मैंने 2-3 मार्क्स काट दिए। तो समझना चाहिए 5 साल बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन 5 साल आपकी भी एग्जाम ही है एक तरह से, और बच्चे को सपोर्ट करना सबसे बड़ा टास्क है आपका। तो एग्जाम में बच्चा पढ़ के सबसे महंगा और सबसे ज्यादा मेहनत तो बच्चा कर रहा है, लेकिन आपकी सिर्फ जिम्मेदारी इतनी है कि साल का वो 1 दिन या 6 महीने का 1 दिन बच्चे को सपोर्ट करके संभालना। सो ठीक है जी मम्मी पापा जी, अगर आप ऐसा है कि बच्चे पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे तो बहुत गलत है। ओके बेटा चलिए शुरू करते हैं। मेरा हर बार 191 195 आके फेल हो रही है, फिर भी नहीं समझ रहे। ठीक है वो तो समझ जाएंगे, पर तुम्हें भी कुछ समझना पड़ेगा कि 5 मार्क्स में इजाफा कहां से हो सकता है। अब 5 का नहीं 50 की लड़ाई करेंगे, 250 की बात करेंगे। नहीं पेरेंट्स ने प्रेशर नहीं डालना चाहिए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए पेरेंट्स ने। मतलब मुझे बुरा लगेगा अगर पेरेंट्स ने ऐसा किया, पेरेंट्स ने नहीं डालना चाहिए, बहुत गलत चीज है। अब ये भी नहीं समझेंगे बच्चा ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है, पूरा जवानी का पीक टाइम वो पढ़ाई करता रहता है, मेडिकल और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ऐसा ही है बेटा, इतना आसानी से मिलता नहीं है। चलो बेटा हम लोग ना थोड़ा सा माइंड लाइट करते हैं, पढ़ते हैं। मुझे संवेदनशील हूं मैं आज मेरे अंदर काफी संवेदना है आपके लिए, पर इसका एक ही तरीका है, क्या पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। उदास होगा आपका मन, मायूस होगा तो बच्चों आप लोग छुप सकते हो भले आज, ठीक है। आप लोग इसको रिकॉर्डेड देख लीजिए, मेरे को ऐसा कोई दुख नहीं है कि आज हम बच्चे क्यों देख रहे हैं, कोई बात नहीं, कल कर सकते हैं आराम से, राइट। बैठेंगे अच्छी बात है। चलिए बेटा कल के कुछ रेशो का रिवीजन करें, लिख कर करें या टिक करके करें? लिख कर करें या टिक करके करें? लिखेंगे आप मेरे साथ रफ में लिख कर, तो कहीं रफ पेज पे लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। सबसे पहले बेटा मैं अच्छे से तो नहीं लिखूंगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट रेशो। करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो, सॉल्वेंसी रेशो भी बोला जाता है, सीए अपॉन सीएल। बेटा फिर आता है क्विक रेशो, क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर आता है बेटा नेट वर्किंग कैपिटल, सीए माइनस सीएल। फिर आता है बेटा एब्सोल्यूट कैश रेशो, इसका फॉर्मूला है बैंक प्लस कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और अगर आपको बेसिक डिफेंस रेशो देखना है तो वो है बैंक प्लस कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डे। बताइए इनमें किसी में डाउट है आपको? ये 3 ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल की जगह नेट वर्किंग कैपिटल रेशो भी लिखते हैं, रेशो लिखने से कोई आंसर बदलाव नहीं आएगा। ठीक है नेक्स्ट बेटा कवरेज रेशो में 2 रेशो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ जी, और इसके अंदर क्विक एसेट कैसे निकलता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। कवरेज रेशो सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशो, भैया आपको पे करना है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पे होता है ईबीआईटी में से। फिर बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा कैपिटल रेशो में सबसे पहले डेट रेशो देखते हैं। डेट रेशो का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। और अगर आपसे पूछा जाए इक्विटी रेशो तो आप क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी में कौन कौन आता है? शेयर होल्डर इक्विटी में याद रखना इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस सब आता है। एक सेकंड होल्डर,
ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस प्रेफरेंस बेटा, प्लस प्रेफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। अगर आपको बोला जाए टोटल डेट रेशियो तो लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। बताइए यहां तक समझ में? फिर बेटा आपको बोला जाएगा डेट इक्विटी रेशियो, तो आप ऊपर क्या लेंगे, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अगर आपको बोला जाए टोटल डेट इक्विटी रेशियो तो लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। बोलिए यहां तक समझ में? ओके, आपको ऐसा भी बोला जाएगा डेट टू टोटल एसेट, तो नीचे तो टोटल एसेट आएगा, ऊपर बेटा टोटल वर्ड नहीं बोला है, पर बेटा टोटल एसेट में करंट एसेट भी आया तो शॉर्ट टर्म एसेट भी आया है, तो आप ऊपर लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट दोनों लेंगे। फिर कैपिटल गियरिंग रेशियो वो वाले सारे कैपिटल जिसपे गियरिंग का बेनिफिट मिलता है, इक्विटी सॉरी डेट सभी प्रकार के इंक्लूडिंग टर्म लोन एंड डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सारे लॉन्ग टर्म वाले बेटा, नीचे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। यही एक रेशियो है जहां इक्विटी और प्रेफरेंस एक दूसरे से अलग अलग है। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी एसेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, प्रोप्राइटरी एसेट मतलब शेयर होल्डर इक्विटी। यहां तक हमने कुछ रेशियो देखे थे, तो आपको लगता है कि याद करने में कोई तकलीफ है? नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर याद करने में कुछ खासा तकलीफ नहीं है, ऐसे वैसे याद आ ही जाएंगे, पर नंबर उनके फाइंड करना ये टास्क हो सकता है। और टर्नओवर रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। पहला रेशियो है बेटा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला आएगा बेटा? ऊपर आएगा टर्नओवर सेल्स, नीचे आएगा टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। वेरी गुड बेटा, अगर इसी की जगह टोटल एसेट की जगह मैं फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बोल दूं तो नीचे फिक्स एसेट आएगा। अगर मैं इसकी जगह कैपिटल टर्नओवर रेशियो बोल दूं तो नीचे कैपिटल आ जाएगा। अगर इसकी जगह मैं करंट एसेट टर्नओवर रेशियो बोल दूं तो सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है? आइए अगला देखते हैं बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पेबल टर्नओवर रेशियो। बेटा देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर तो ऊपर सेल्स आएगा, नीचे क्या आएगा बेटा? नीचे आएगा इन्वेंट्री। लेकिन आपने बोला सर इन्वेंट्री कौन सी, ओपनिंग क्लोजिंग, तो एवरेज इन्वेंट्री ले लेंगे। बट बेटा इन्वेंट्री में प्रॉफिट नहीं होता, सेल्स में प्रॉफिट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे सीओजीएस ले लेता हूँ, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला भी गलत है, ये भी चलेगा कभी कभार, ऑफ कोर्स आंसर अलग आएगा, क्वेश्चन बोलेगा तो ये, अदरवाइज। अच्छा, सिमिलरली बेटा डेटर्स टर्नओवर रेशियो में नीचे क्या आ जाएगा? डेटर्स, लेकिन कौन से डेटर्स? एवरेज डेटर्स। और डेटर्स का रिश्ता किसके साथ रहता है? क्रेडिट सेल्स के साथ, क्रेडिट सेल्स। सिमिलरली क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में नीचे एवरेज क्रेडिटर्स आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? परचेस आ जाएगा, वो भी क्रेडिट परचेस। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्या होगा बेटा? रिसीवेबल टर्नओवर में नीचे आ जाएगा एवरेज रिसीवेबल, ऊपर आ जाएगा बेटा आप लोगों का क्रेडिट सेल ही आएगा। अब आप बोलेंगे सर डेटर और एवरेज रिसीवेबल में फर्क क्या है? डेटर्स और रिसीवेबल में, इसमें बिल्स रिसीवेबल भी आ जाता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? एवरेज पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस। इतने देखे थे हम लोगों ने फॉर्मूले। ठीक है, हो गया। चलिए आगे के फॉर्मूले पढ़ते हैं। सर पेएबल में क्रेडिटर्स प्लस बिल पेएबल आता है ना? हाँ जी, इसमें सिर्फ नॉर्मल क्रेडिटर्स। चलो नेक्स्ट लिखिए बेटा, याद हो गए? ओके बेटा, एक बार डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलना। डेटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है बेटा? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है? ये फॉर्मूला बोलता है लेट्स से आपकी क्रेडिट सेल्स है 30 लाख और आपके एवरेज डेटर्स हैं 3 लाख, तो डेटर टर्नओवर रेशियो कितना हो गया? 10 टाइम्स हो गया। डेटर टर्नओवर रेशियो कितना हो गया? 10 टाइम्स हो गया। मतलब बेटा साल में आपके डेटर्स 10 बार डेटर से कैश, डेटर से कैश, डेटर से कैश, डेटर से कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा साल में 365 दिन में ये 10 टाइम्स खुद को कैश में कन्वर्ट कर रहा है, टर्नओवर हो रहा है बेटा इनका? तो बेटा बताइए ईच सिंगल टाइम को कितना टाइम लगेगा? क्या 36.5 डेज लगेंगे? इसको बोला जाता है बेटा डेटर कलेक्शन टाइम, एवरेज वेलोसिटी कलेक्शन पीरियड, वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं इसको। ये रेशियो बेसिकली बोलता है साल में 10 बार आपके डेटर्स कैश में कन्वर्ट होते हैं, तो बताइए ऑन एन एवरेज कलेक्शन में कितना टाइम लगता है? तो हम बोलते हैं 365 दिन में 10 बार हो रहा है, 36.5 डेज में एक बार हो रहा है। ठीक है, बेटा कई बार ना क्वेश्चन बोलता है 365 मतलब 360 लो, तो 360 ले लेंगे। क्वेश्चन बोलता है 12 मंथ लो, तो हम 12 मंथ के हिसाब से आंसर निकालेंगे, 1.2 मंथ निकालेंगे आंसर, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा लेंगे। तो भाई ये फॉर्मूला कैसे निकला? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकला बेटा। ये हमको ये निकालना है, कैसे निकला? ये कैसे निकला? क्या ये 360 into 1 डिवाइडेड बाय 10 आया? ये 10 क्या था बेटा? ये 10 था डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला देखो क्या हो गया? डेटर वेलोसिटी रेशियो कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 365 या फिर 360 या फिर वीक में आंसर चाहिए 52 या फिर मंथ में आंसर चाहिए तो 12 into 1 लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो।
समझे? देखो क्वेश्चन खुद बोलेगा, आपको डेज में निकालना है तो 365 ले लेना, डेज में निकालना है बोल रहा है 360 लो तो 360 लेना, वीक में बोल रहा है तो 52 ले लेना, और नहीं तो 12 मंथ। ठीक है, ये फॉर्मूले को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना बेटा। क्या मैं अभी लिखना मत, क्या मैं डेटा टर्नओवर रेशियो की जगह ऐसा लिख सकता हूँ, क्रेडिट सेल्स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्रेडिट सेल और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा एवरेज डेटर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो क्या मैं न्यूमरेटर को यहाँ पर ये जो 360 डेज है, क्या मैं इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूँ? 365 से डिवाइड कर देना, लेट्स से जस्ट 365। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। देखो फॉर्मूला बेटा, मैंने इसको ऐसे लिखा, कैसे? डेटा टर्नओवर रेशियो को लिखा क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो भैया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिया, तो ये बन गया एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। दोनों फॉर्मूले सही हैं, आपको जो यूज करना कर सकते हो, एक ही बात है, सेम सेम है। इसी लाइन पर अगर मुझे क्रेडिटर वेलोसिटी निकालने की बात है, सेम सेम है, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे में लिया, तो बन गया एवरेज डेटा डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। दोनों फॉर्मूले सही हैं, आपको जो यूज करना कर सकते हो, एक ही बात है, सेम सेम है। इसी लाइन पर अगर मुझे क्रेडिटर वेलोसिटी निकालने को बोला, ठीक है, यानी कि बेटा पेमेंट पीरियड, तो कैसे निकलेगा? 365 और 360 और 52 वीक और 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, और ये वाला फॉर्मूला एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज पर डे। सेम लाइन सेम लॉजिक। देखिए ये सेट खत्म हुआ, आज कितनी तारीख है? 21 है आज। क्लियर है इनटू 3 21। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियो देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियो देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियो देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेटा, टाइम भी बहुत जल्दी भागता है, जुलाई भी खत्म होने वाला है, अभी तो आया था। देखिए मेरे को महीने दर महीने खत्म होती तो बहुत खुशी होती है, अभी 10 दिन में हमारा पेमेंट अप्रूव हो जाएगा, तो खुशी तो है। सही बात है, सही बात है, लाइफ है, क्या करना। पॉकेट वगैरह होगा, तुमको पता है मेरे पास कैश आता है ना हाथ में, इमीडिएटली खर्चा हो जाता है, इमीडिएटली। और अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा मैं देता ही नहीं हूँ किसी को, कैश मेरे सामने लिटरली लाख रुपए आता है, सुबह से शाम तक सबको ठिकाने, हाँ तेरा पेमेंट करना था ले जा, तेरे को करना कैश, जैसे मेरे को लगता है कि हाँ ये तो फ्री का ही आया। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, पर तुम स्टूडेंट कब तक रहोगे, कितने टाइम और स्टूडेंट हो तुम ही बताओ खुद सा, उसके बाद जीवन भर इस तरफ बैठना है ना बेटा, तो इस तरफ का तो सुन लो। तो ये में पता नहीं चलता रहता, चलिए कोई बात नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेटा, जीपी रेशियो बताइए सर, ये तो बहुत सिंपल है, जीपी अपॉन सेल्स। बेटा सीओजीएस रेशियो कैसे निकलेगा? सिंपल, सीओजीएस अपॉन सेल्स, 1 माइनस जीपी रेशियो is equals to COGS ratio, and 1 minus COGS ratio is equals to GP ratio. सर मुझे संज्ञान लेना है, संन्यास। बहुत उच्च विचार हैं आपके। नेक्स्ट रेशियो है बेटा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? एनपी अपॉन सेल्स। पढ़ो तो 2 मिनट। ठीक, समझे? यहां तक कोई तकलीफ आपको नहीं? अभी अगला लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब सारे ऑपरेशनल काम करने के बाद। ठीक है, वेरी गुड। इट मींस ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन सेल्स। यहां भी कोई तकलीफ नहीं, कॉस्ट रेशो देखिए है। ठीक है, ये रेशो सारे इंपॉर्टेंट है। अब तीन रेशो सुनिएगा, एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ये तीन देखना, ये तीन अलग है, कम पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और फाइनेंस एक्सपेंस रेशो। वो मैं बताऊंगा कन्वर्जन, ईबीआईटी, पैट, नेट प्रॉफिट और एनआई का एक पूरा मैट्रिक्स बना के बताऊंगा, वो तो इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर ये चार रेड कलर वाले फिल करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी बताया तुमको, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। ध्यान से देखिएगा बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बेटा सीओजीएस को छोड़ के बाकी सभी एक्सपेंस, यानी एडमिन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स, दैट इज एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑपरेशन एक्सेप्ट सीओजीएस, सीओजीएस को छोड़ के, सीओजीएस को छोड़ के। ये समझा क्या? ये नया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब जरा ध्यान देना, ऑपरेटिंग रेशो मतलब बेटा सीओजीएस भी ले लो, प्लस एडमिन भी ले लो, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लो, सभी ले लो डिवाइडेड बाय सेल्स। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं ऑपरेटिंग रेशो को तोड़ूं तो मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो मिलेगा और सीओजीएस रेशो मिलेगा। ये नया है, ये नया है। और बेटा ध्यान देना, ये ऑपरेटिंग रेशो है। मैं अगर वन माइनस ऑपरेटिंग, वह वन माइनस ऑपरेटिंग रेशो करूंगा तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मिलना चाहिए, जो कि एक बराबर होगा। अब एक बार ध्यान दो बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोले तो एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सीओजीएस को छोड़ के और भी जिस नाम से होंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो फलाना ढिमका सब। अब सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ो तो ऑपरेटिंग रेशो बनता है, एक्सपेंस बढ़ गया। वन माइनस ऑपरेटिंग रेशो करता हूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मिलेगा। या फिर एक और तरीका है ऑपरेशन प्रॉफिट रेशो निकालने का, दैट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। फाइनेंस एक्सपेंस रेशो का बहुत सिंपल है, फाइनेंशियल एक्सपेंस लाइक पीडी, लाइक डिविडेंड, लाइक इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। नॉट एक्चुअली डिविडेंड, पीडी तो ले लेंगे। ये देखो ये नए थे, एक बार इसके ऊपर टाइम डिवोट करो। अब ज्यादा नहीं रह गए हैं, थोड़े ही रह गए हैं। बोलो किसी को कोई डाउट यहाँ पे? ऐसे देखो, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन दोनों से मिल जाएगा ऑपरेटिंग रेशो, तो सीओजीएस रेशो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, और वन माइनस ऑपरेटिंग रेशो मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सर सीओजीएस ओनली ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है ना? हाँ जी बेटा, हो गया ये। आइए आप लोगों को एक मैट्रिक्स सिखाता हूं बेटा। अभी हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे ईबीआईटी, पैट, करेंगे ईबीआईटी, पैट, एनआई और नेट प्रॉफिट के बीच में। ईबीआईटी, पैट, एनआई और एनपी के बीच में। लिख के मुझे 4-5 मिनट हो गए हैं, फिर भी आपने लिखा नहीं आता। सीओजीएस एक्सक्लूड करने का कोई रेलेवेंस है क्या? हाँ, बस वो बताने के लिए कि ये प्योरली प्रोडक्शन से रिलेटेड है और ये अदर है। भैया देखिए सैलरीज वगैरह तो है, इंपॉर्टेंट है, पे करना ही पड़ता है, लेकिन वो आप पीएनएल में डालते हो। मतलब ऐसा समझो, ये वाला जो रेशो है ना, कहाँ गया? यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स है और यहाँ पे पीएनएल की डिटेल है, ऐसा। बीच में बेटा ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट लेस करोगे तो ईबीटी मिलेगा, ईबीटी में से टैक्स लेस करोगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। हाँ जी बेटा, और यही आप लोगों का नेट प्रॉफिट है। लेकिन अब इसमें से अगर आप पीडी लेस करते हो तो आपको एनआई मिलेगा। तो ईबीआईटी से पैट जाने का रास्ता पता है, ईबीआईटी से एनआई जाने का रास्ता पता है, ईबीआईटी से एनपी जाने का रास्ता पता है, एनआई से एनपी जाने का भी रास्ता पता होना चाहिए। ये तो सिंपल है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ये लिख लीजिए। बोलो भैया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आपकी मर्जी है बेटा, लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। बस 15 मिनट और फिर सारे फॉर्मूले खत्म, और फिर तो भैया दौड़ेंगे। ओ भाई क्यों टूट रहा है? डन है जी, डन है।
चलिए अगला वाला बेटा, अगले वाले सिंपल करते हैं, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल, और फिर दो तीन समझाने। अर्निंग पर शेयर बेटा, क्या ईपीएस का फॉर्मूला आपको सिखाने की जरूरत है? ईपीएस, ईपीएस का फॉर्मूला है बेटा नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। डीपीएस का फॉर्मूला सिखाने की जरूरत है क्या? ईपीएस इनटू पे आउट रेशो। क्या पे आउट रेशो का फॉर्मूला सिखाने की जरूरत है क्या? पे आउट इज इक्वल टू ईपीएस, सॉरी डीपीएस अपॉन ईपीएस। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशो। क्या पी रेशो सिखाने की जरूरत है? प्राइस अपॉन अर्निंग। अब एक नया सीखिए, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड एंड अर्निंग यील्ड। बेटा कभी भी यील्ड वर्ड आया ना, तो आप लोगों को क्या करना है, डिविडेंड यील्ड में ऊपर लेना डिविडेंड पर शेयर। यील्ड वर्ड जब भी आता है ना, तो मार्केट प्राइस लेने का कभी, स्टैट से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो यील्ड वर्ड कभी भी याद रखना, यील्ड मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। क्या होता है? कैलकुलेट, कैलकुलेट, बीसी के, ओके बीसी के। आज आज इतने 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 टाइम बाद फाइनली आईटीआर फाइल किया। हेलो तने, तेरी चर्चा कर रहे थे, मतलब यू वर सेंटर ऑफ अवर डिस्कशन। आई वाज सेइंग कि आई कुडंट बिलीव दैट यू कुडंट क्लियर, और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही बात करने की। तो मैंने बताया कि तेरा मैसेज आया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही बात करने की। 31 जुलाई से पहले कर दिया, आपने सही किया बिल्कुल। उस दिन तो सर्वर में क्रैश ही होना है वैसे भी। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा? अच्छा 3 डेट्स आपकी बहुत ऑडिट होती है, आपकी बुक्स आउट ऑडिट होती है भैया, बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके। मेरे को बुरा लग रहा है, पर मैंने बोला ठीक है इट्स ओके, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, पेपर मंगाओ। तुम्हें बुरा से ज्यादा डर लग रहा है बेटा। चलिए ये सेट ऑफ रेशो हो गए क्या बेटा? ये रेशोज हो गए सारे। पेपर रिवैल्यूएशन का को भी डाल रहा हूं, आप डालो, उसकी कोई तकलीफ नहीं, डाल ही दो। सर इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड रखने के लिए ऐसा रिजल्ट कर सकती है। स्टैंडर्ड रखने के लिए मतलब ठीक है, क्लास के बाद कर लीजिए, उसी का 10 बजे ही करना, 10 बजे फ्री हो जाऊंगा। इसकी हेडिंग है बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फ्रॉम ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा ये ऐसे लिखिए, हेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फ्रॉम ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है ओनर। देखिए मैं ही हूं, अपना ईपीएस कैलकुलेट करूंगा, डीपीएस कैलकुलेट करूंगा, चेक करूंगा, और बाकी रेशियो से मेरे को थोड़ी मतलब। 11 बजे करता भैया, आप डिनर कर लेना, फिर तो 11:15 बजे का, 10:15 से 11:15 क्लास है। सर मेरा टीडीएस रिफंड होना था अंडर सेक्शन 194N, पर मेरा रिटर्न वेरीफाई नहीं हुआ है सर, 20 दिन पहले रिटर्न फाइल किया है यार 2। अच्छा वेरीफाई क्यों नहीं हुआ? ई वेरीफाई हो जाता है ना, वो तो फिजिकल भेजा है क्या? स्टूडेंट है वो मनी हाइस्ट का प्रोफेसर है, फिर वेरीफाई तो हो जाना चाहिए। चलिए कुछ और छुटके पुटके रेशो खत्म करते हैं, मतलब आप समझ लीजिए 5 रेशो और हैं और आपका चैप्टर खत्म है रेशो की लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बेटा अगला पढ़ते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला बेटा कुछ नहीं है, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ये एक जेनरिक फॉर्मूला है जिसका कोई यूज नहीं है। सर क्यों? अरे रिटर्न का मतलब क्या है? ईबीआईटी, ईबीटी, ईएटी, पीएटी, क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? रिटर्न का मतलब क्या? जेनरिक फॉर्मूला, इसका कोई यूज नहीं। तो हमें जनरली अक्सर देखो आपने सुना होगा कि भैया आरओआई कितना है, पूछा जाता है ना आप लोगों से आरओआई कितना है, तो उसका मतलब होता है आपने कितना इन्वेस्टमेंट डाल के कितना रिटर्न निकाला। पर हमारे लिए फॉर्मूला इतना काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपनी में कितना डाल के कितना निकाला ऐसा नहीं होता, वो इन्वेस्टर के एंगल से फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है। हम इसी के डिटेल वर्जन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑन असेट। रिटर्न ऑन असेट का फॉर्मूला है बेटा, ऊपर आएगा रिटर्न और नीचे आएगा टोटल असेट। बेटा टोटल असेट मतलब आपने कंपनी के अंदर जितने असेट लगा दिए, आपने टोटल असेट लगा दिया बेटा, और इसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं ईबीआईटी। फॉर्मूला है बेटा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स दे रखा है तो इसको पोस्ट टैक्स निकालिएगा, 1 माइनस टैक्स। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं बेटा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू ईएटी। बेटा मैं ईबीआईटी माइनस टैक्स कर रहा हूं, मैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स नहीं कर रहा हूं, फर्क है। लेट्स से आपका ईबीआईटी 100, इंटरेस्ट है 10, ईबीटी 90, टैक्स 50% 45, ईएटी हो जाएगा 45। मैं बोल रहा हूं ईबीआईटी इनटू 1 माइनस टैक्स, दैट इज मैं बोल रहा हूं 100 इनटू 1 माइनस 0.5, मैं बोल रहा हूं 50 नॉट 45, ये फर्क है। मैं ईबीआईटी को पोस्ट टैक्स ले रहा हूं।
समझे? तो फॉर्मूला है ईबीआईटी पोस्ट टैक्स। बेटा इसी फॉर्मूले को आरओए भी बोलते हैं, आरओटीए भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन एसेट भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन टोटल एसेट भी बोलते हैं। तो कई बार रिटर्न ऑन एसेट बोलते हैं, कई बार रिटर्न ऑन टोटल एसेट भी बोलते हैं। तो आप आरओए और आरओटीए सेम ही आपके लिए। नेक्स्ट है बेटा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला है बेटा वही ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। अगर आपको बोला है कि प्री टैक्स निकालो तो भैया प्री टैक्स निकालना, और अगर आपको बोला जा रहा है कि भैया पोस्ट टैक्स निकालो तो कुछ नहीं लेना, इसी फॉर्मूले में से 1 माइनस टैक्स लेस कर देना। सर ईबीआईटी तो टैक्स से पहले का है आइटम है ना, तो 1 माइनस टैक्स उसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। 100 रुपए बिफोर टैक्स है, इसमें 50 रुपए टैक्स जाएगा वैसा। लास्ट फॉर्मूला रिटर्न ऑन इक्विटी नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा शेयर होल्डर इक्विटी नहीं लिखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे रहेगा? ऊपर आएगा नेट इनकम डिवाइडेड बाय, नीचे सिर्फ और इक्विटी आएगा, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होगा क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा है, रिटर्न ऑन प्रेफरेंस नहीं पूछा। ये फॉर्मूले रिटर्न के फॉर्मूले में किसी में भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार खुद सॉल्व करके देखो, नाम लिखो और सॉल्व करके देखो। जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई फॉर्मूला ही नहीं, आप लोगों के लिए समझे कोई फॉर्मूला ही नहीं। दिस फॉर्मूला डजंट एग्जिस्ट फॉर यू, दिस एग्जिस्ट फॉर इन्वेस्टर्स। छोड़ दो इसको। रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स ईबीआईटी आएगा। टोटल एसेट बोला तो नीचे टोटल एसेट, टोटल कैपिटल बोला नीचे टोटल कैपिटल। प्री टैक्स लेना है तो 1 माइनस टैक्स लेस मत करना, आफ्टर टैक्स लेना तो 1 माइनस टैक्स करना। फॉर्मूला सब सेम ही। प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स का कोई एग्जांपल नहीं होता। वो बोल रहे भैया टैक्स को ध्यान में रखते हुए, मतलब टैक्स से पहले कितनी आनी, मतलब देखो समझो मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, वो जानना चाहते हैं मैंने 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमाए तो 10% बोलोगे, इसमें से 30% टैक्स भी जाने वाला है तो 7% ही रिटर्न हुआ। तो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। सर प्रेफरेंस का लिखा, सर पीएससी का क्या लिखा है? कट किया है बेटा। रिटर्न ऑन इक्विटी बोला है तो नीचे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा प्लस रिजर्व ऑफ कोर्स, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां मत डाल देना, वो इंक्लूड नहीं होगा। ऑफ कोर्स नहीं होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा है, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल नहीं पूछा। रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल होता तो ये है, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल है तो ये है। सिर्फ इक्विटी का पूछा तो नीचे इक्विटी और इक्विटी को मिलने वाली अर्निंग। बस ये खत्म हुआ, एक लास्ट फॉर्मूला, फिर आपका सब कुछ खत्म, ए टू जी सब खत्म। आपने लगभग सारे फॉर्मूले याद कर लिए। एक बार बुक ओपन करके सारे फॉर्मूले पे हाथ रख के टिक टिक करके जाना, अभी करेंगे। एक लास्ट फॉर्मूला कर लेते हैं बेटा, वो एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है। वो बेसिकली एक मॉडल है, डू पॉन्ट मॉडल। डू पॉन्ट मॉडल, डू पॉन्ट मॉडल। ईपीएस नहीं आएगा ना बेटा, ईपीएस तो पर शेयर हो गया। हम जब नीचे टोटल इक्विटी कैपिटल ले रहे तो ऊपर पर शेयर अर्निंग लेंगे, टोटल अर्निंग लेंगे। तो जो बोल रहा है वो ईपीएस तो सही है, लेकिन ईपीएस तो एक शेयर का, नीचे पूरा कैपिटल बैठा है। ठीक है, तो भैया ईपीएस इनटू नंबर ऑफ शेयर, नेट इनकम लेना पड़ेगा ना। ठीक है, डू पॉन्ट मॉडल। डू पॉन्ट मॉडल बोलता है रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू एनपी मार्जिन इनटू असेट टर्नओवर रेशियो इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। ये है फॉर्मूला, डू पॉन्ट ने डिस्कवर किया। बेटा नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है? एनपी डिवाइडेड बाय सेल्स। एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। और इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है टोटल एसेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। तो आइडियली बेटा आपको कट नहीं करना है, मैं बस बता रहा हूं कि आइडियली तो ये और ये कट हो गए, ये और ये कट हो गए, तो एनपी डिवाइडेड बाय नेटवर्थ बचा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। ठीक है, ये बड़ा ही अजम्पशंस के साथ घिरा हुआ है। आप जानते हो बेटा रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। इसको नेटवर्थ भी बोलते हैं बेटा, इसको नेटवर्थ भी बोलते हैं। तो ये गलत है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अज्यूम करते हैं कि पीडी एग्जिस्ट नहीं करता। ओनर और इन्वेस्टर एक ही होता है, इन्वेस्टर ही ओनर होता है। आप बोलो कंपनी के मैनेजमेंट के नजरिए से देख रहे हैं या ओनर की नजर से, तो बेटा वो सिर्फ मैंने जो आपको पिछले डीपीएस ईपीएस वो बताया था ना, वो ओनर के एंगल से, बाकी सब मैनेजमेंट देखता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अधूरा है, इसमें अजम्पशंस बहुत हैं। इसमें अजम्पशन है कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो एनपी और एनआई सेम होता है। तो देखो डू पॉन्ट मॉडल एज इट इज लगाना, रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर रेशियो इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। नेट प्रॉफिट मार्जिन एनपी अपॉन सेल, एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन टोटल एसेट, और इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। अब इसमें से ये और ये कट मत करना, पर एक्चुअली देखो कट हो रहा है ना न्यूमेरिकली। तो फॉर्मूला क्या हो गया? एनपी डिवाइडेड बाय एनडब्ल्यू। आइडियली एनआई होना चाहिए था ना, तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे एनआई होना चाहिए था? पर एनपी और एनआई में फर्क क्या है? एनपी मतलब पैट और एनआई मतलब नेट इनकम। फर्क किसका? पीडी का। मतलब यहाँ पे पीडी एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा अजम्पशन है। खैर छठो जी, हमको क्या फर्क पड़ता है। लास्ट फॉर्मूला बेटा नेटवर्थ। नेटवर्थ इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये नेटवर्थ है। बस हो गए सारे फॉर्मूले। अब मैं चाहता हूँ 5 मिनट लीजिए, रिवाइज करिए, फिर हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे।
सारे फॉर्मूले इक्विटी मल्टीप्लायर में इक्विटी मल्टीप्लायर, बेटा इक्विटी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, वो फॉर्मूला खुद बोल रहा है कि भैया ऊपर है टोटल एसेट, नीचे है नेटवर्थ। तो मान लीजिए आपका नेटवर्थ मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस है 5 लाख और टोटल एसेट है 10 लाख, मतलब ओनर के पास अपने फंड के पीछे 10 लाख रुपए के एसेट तैयार खड़े हैं। ये एक और चीज बताता है, बेटा आप देखिए टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। मतलब अगर आपका टोटल एसेट 10 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 10 लाख है, उसमें से 5 लाख ओनर के हैं, 5 लाख बाहर की लायबिलिटी। तो इंटरप्रिटेशन के लिए नीचे इक्विटी है ना, शेयर होल्डर इक्विटी, नीचे नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर इक्विटी है ना, इसलिए सारे फॉर्मूले एक बार देख लीजिए। कितने फॉर्मूले होंगे हमारे? 35 40 47। रिफंड आ रहा है क्या विजय? आर यू गेटिंग रिफंड विजय? फिर इसलिए आतुरता से इच्छा कर 3000 के रिफंड के लिए इतना वेट कर रहा। छठो जी आ जाएगा। वो क्या है, मेरा रूल है कि भैया मैं ज्यादा टैक्स पे करूंगा, रिफंड उठाऊंगा और रिफंड के पैसे में मौज करूंगा। नकुल सर को 10 दिन में रिफंड भी आ गया था। अकाउंट्स के टीचर ने क्या ही रोकेंगे उनका पैसा। डन है जी, डन है, अकाउंटिंग क्लियर है। तेरे लिए क्या मौज ही करना है तूने, जितना लेटा है पैसा उतना अच्छा है। सर टैक्स के लिए टिप्स दे दो। लेट मी गिव यू सम सॉलिड टिप्स। बेटा आपके टैक्स में ना बहुत बड़ी चोट हुई थी। लेट मी नॉट मेंशन हियर बट वी ऑल नो व्हाट वाज द इशू विद यू। अगर सिर्फ वही एक इशू अवॉइड कर दो ना, आप लोग ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। मैं जानता हूं आपके इसमें क्या चोट हुई थी। मिलता है श्रेयांश? अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है, कितना मिलता है इंटरेस्ट? सर आप नवंबर के लिए सोच लूं ना, ऐसे मुंह उठा के टिप्स नहीं दूंगा, सोचना हूं आपके लिए क्या बोलना है, मैं आपको जानता हूं इसलिए सोच रहा हूं। टैक्स तो सब में लगता है बेटा, पर जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपको रियलाइज्ड कैपिटल गेन नहीं होगा, और कैपिटल गेन नहीं होगा तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। हो गए सारे फॉर्मूले रिवाइज? कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें आपको तकलीफ है वो थोड़ा सा याद रखना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सीओजीएस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये चार रेशियो एक साथ पढ़ना, रिटर्न वाले रेशियो एक साथ पढ़ना। सर मेरा टैक्स का पेपर अच्छा गया था, पेपर मंगवाओ, देखते हैं किधर मार्क्स काट रहे हैं दोबारा। देखने से ही समझेगा ना भाई। चलो पहला क्वेश्चन करेंगे। लेट मी डाउनलोड द स्लाइड टिल दैट टाइम। देखो कॉस्टिंग में एक्सपर्ट है, तुमने बहुत बहुत गलत नजरों से देखा लगता है मेरे पेन पर। अरे नहीं सर ऐसी बात। अच्छा है टीचर से दिल से उनकी स्ट्रेटेजी पूछो, सब टीचर बता देंगे। ऑडिट को छोड़ के ऑडिट को क्या स्ट्रेटेजी लगेगी। मैं डिसअपॉइंट नहीं होता, पर आज खुश बहुत हूँ आपने इसमें एग्जामिशन तो लाया किस बात के लिए, कम से कम यू नो समटाइम देयर इज नो सिल्वर लाइनिंग। हर चीज में कुछ अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आज के दिन में जिसका रिजल्ट नेगेटिव आया, इसमें ज्यादा अच्छाइयां मत ढूंढो, बस ये सोचो हमारी खामियां थी उसको कैसे पूरा करें। लोग बोलेंगे चलना ठीक है ना, एक तो निकला ठीक, कोई आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जामिशन की खुशी लेकिन बहुत अच्छी होती है, अलग होती है। तैयार करें बेटा अगले सवाल को। सर है डेडिकेट करनी है, उसने क्या कमेंट करूँ, कर दे भाई तेरे को जो करना है। पढ़े बेटा। In a meeting held at Prestige Point toward the end of 2016, the director of HPCL Limited has taken a decision to diversify. ये बोलते हैं भैया HPCL ने मीटिंग करनी है, करो भैया। At present HPCL all finished goods from its own warehouse, तो खुद ही के warehouse से बेचेगा ना। The company issued debenture on 1st of January 17 and purchased fixed asset on the same day. अरे भैया ठीक है, कितने के डिबेंचर परचेज इशू किए बताएंगे, और फिक्स एसेट कितने के लिए बता नहीं रहा, देखते हैं। The purchase price have remained stable during the concerned period. The following information is provided to you. अब ये भी मैं नहीं बताऊं, सही बात है सर, बट हमें आपने अपनी तरफ से तो बेस्ट ही ना देते हैं, कैसे पता चलेगा कि कैसे करनी है। हाँ ये बात सही है, आपको कैसे पता चलेगा? बस एक तो पता चल गया ना कि हमारी तरफ से जो क्या वो कम पड़ा, इससे भी ज्यादा जाना है। और दूसरी बात, जब मैं पेपर आपको बोल रहा हूँ मंगवा लो, पेपर रिवैल्यूएशन पे मत डालो। ज्यादा आसानी से क्या आता है,
पेपर रिवैल्यू होकर फास्ट आते हैं या सर्टिफाइड कॉपी फास्ट आती है, जो भी है वो मंगवा लो। एक आधे बच्चे को मैंने बोल रखा है रिवैल्यूएशन पे डालना, उसने डालना है रिवैल्यूएशन पे, क्योंकि लेट नहीं आना चाहिए पेपर, एनालिसिस होना चाहिए। मैं एक बात समझता हूं बेटा, अगर आपने पेपर को ही अपने एनालाइज कर लिया तो हर पेपर में 10-10 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। देखो अपनी गलतियों से सीख लिया तो हर पेपर में 10-10 क्यों बढ़ाने की बात कर रहा हूं, मतलब जो आपने 60-60 छोड़े हैं वहां पे सिर्फ 10-10 बढ़ाने की बात कर रहा हूं। एक सेकंड होल्ड करिएगा। ये जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप आया है इनके पास, नासा के पास है ना, दिन भर फोटो खींच रहे हैं बेटा, दिन भर फोटो खींचते हैं, कभी ये गैलेक्सी की कभी वो गैलेक्सी की, क्या है ये, दिन भर फोटो भेज रहे हैं बेटा। ये नए नए बेरोजगार इंजीनियर के हाथ में डीएसएलआर आया वैसे लगता है। ठीक है ना भाई, क्या हो जाएगा इससे, मार्स में पानी आ जाएगा या एलियन दिख रहे तुमको, इतनी दूर से भी तो एलियन दिख नहीं रहे। वो अपना काम ऐसा ना, नया कैमरा का टेलीस्कोप फोटो खींचते बैठा, यार हद होती है हमारे यार। और प्राइवेसी की भी तो बात है ना भैया, वहां पे मान लो कोई एलियन नंगू को घूम रहा होगा, बोल रहा है लाइफ मारून छत पे बैठ के चिल मारता हूं, और ये इधर से टेलीस्कोप से फोटो खींच रहे हैं, ये बात है क्या। अब एलियन मान लो आदर्श तेरे बाथरूम में नाते तेरे को फोटो खींचे तो तेरे को नहीं बुरा लगेगा क्या। बराबर, चलिए बेटा ये वाला पहला क्वेश्चन करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में हम Yes. no, बैठिए गेम Bye bye. Bye. Wait, you want to eat? What's this? What's this? No. अच्छा, wait, I'll tell you. Red. Yellow. Yes. जॉनी तुम लोगों को टफ। ओके, छोटे बच्चे इतने खुश क्यों होते हैं, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। बेटा ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नीचे डिटेल दी है इस कंपनी की, सेल्स दे रखी है 30,000 कैश और 2,70,000 क्रेडिट 2016 में। 2017 में 32,000 एंड 3,42,000 3,74,000। इसमें से सीओजीएस लेस करेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपको जीपी आ जाएगा। भैया देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे, कौन कौन से, वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। बेटा ये वाला एक्सपेंस जो है ना, ये फाइनेंस एक्सपेंस है, मानते हैं नहीं, बाकी ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मैंने बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब सीओजीएस को छोड़ के एडमिन और सेलिंग वाले सब, ठीक है, बाय व्हाटएवर नेम इट इज कॉल्ड एज एडमिन, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस। ये वाला जो एक्सपेंस है फाइनेंस का। फिर बेटा इनकी बैलेंस शीट भी दे रखी है हमको, नेट फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं 30,000 40,000। फिर हमको करंट एसेट दे रखे, रिसीवेबल, कैश, स्टॉक, टोटल करंट एसेट। इसमें से बेटा पेबल लेस कर दिया, पेबल मतलब करंट लायबिलिटी लेस कर दी, और ये रहा आपका सीए माइनस सीएल, और ये रहा आपका टोटल एसेट। देखो इन्होंने गंदी तरीके से दिए हैं पर समझने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। बेटा इन लोगों ने आपको फिक्स्ड एसेट दिए हैं प्लस करंट एसेट दिए हैं, उसमें से करंट लायबिलिटी लेस करके दिया, तो कितना आ रहा है बेटा, चेक करिएगा एक बार। 30 plus 120 150 150 minus 50 1 lakh. Similarly 40 plus 183 minus 76 1 lakh 47,000। और बेटा अब क्या बचा, इन्होंने आपको फिक्स्ड एसेट दे दिया, करंट एसेट दे दिया, करंट लायबिलिटी माइनस करके दे दिया। अब ये जो बचा ये आपका लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और डिबेंचर। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो ये सारी डिटेल्स दे रखी है, अब हमको क्या करना है, फटाफट जो उन्होंने रेशियोज पूछे हैं वो रेशियोज हमें ढूंढ के निकाल के कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। ठीक, देखिए पहला रेशियो कौन सा पूछा भाई साहब, इन्होंने पूछा जीपी रेशियो, वो भी दोनों साल के। जीपी रेशियो फॉर्मूला क्या है, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, ये तो निकल जाएगा। दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ये सारे एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स, बराबर है, ये आ जाएगा। अगला है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, मैंने आपको बताया था बेटा 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो मैं क्या करूंगा, ऑपरेटिंग रेशियो निकालूंगा। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए क्या लूंगा मैं, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स करूंगा, तो मेरे से ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो 1 माइनस करूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। या फिर ईबीआईटी। अब जरा ध्यान दीजिए, हम दोनों तरीके से करके बताएंगे, प्रूव करके बताएंगे कि हमको आता है। बेटा आप लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट, और मुझे चाहिए ईबीआईटी। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी यानी वही एनपी। मुझे टैक्स ऐड बैक करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड बैक करना पड़ेगा, मेरा ईबीआईटी आ जाएगा। तो ये तरीका हम दोनों तरीके से करके बता देंगे। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऊपर आएगा सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। अब बेटा समस्या क्या है, मेरे पास टोटल कैपिटल तो है और ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, तो एवरेज भी ले सकता हूं, वैसे तो एवरेज कैपिटल भी ले सकता हूं ना। तो ध्यान दो क्वेश्चन में बोला है रेशियो रिलेटिंग टू कैपिटल शुड बी बेस्ड ऑन कैपिटल एट द एंड, मतलब एवरेज मत लेना, क्लोजिंग कैपिटल पे लेना, क्लोजिंग पे ले लेंगे। नहीं सेम कैसे मान लेंगे बेटा, ओपनिंग दे रखा है और क्लोजिंग दे रखा है, अलग अलग सेम कैसे मान। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ऊपर आएगा सीओजीएस, नीचे आएगा एवरेज इन्वेंटरी। अब इसमें भी एक समस्या है, क्या समस्या है सर, बेटा मैं इस साल का एवरेज निकालूंगा क्योंकि इस साल के इन्वेंटरी का क्लोजिंग भी है मेरे पास और ओपनिंग भी है, लेकिन 2016 का बेटा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है। तुमने मानना पड़ेगा कि वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग सेम, समझ गए। नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो, नेटवर्थ मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस, वो ले लेंगे और ऊपर नेट प्रॉफिट ले लेंगे रिस्पेक्टिव। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, तो हम पहले रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, फिर 365 डिवाइडेड बाय करेंगे, तो ये ऐसे निकलेगा। तो फॉर्मूला याद करना टास्क नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना टास्क है, करे बेटा।
शुरू। एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं अच्छा खासा, ठीक है। उसमें जो पूछा वो लिखते हैं, उसके नीचे फॉर्मूला लिखते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं 2016 2017 की, ठीक है। पर्टिकुलर 16 17 समझा नहीं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तैयार है बेटा? सबसे पहला है पर्टिकुलर 2016, अच्छा ये 16 17 बोल रहा हूँ, वही 16 17। अब फाउंडेशन पढ़ाते हैं ना वो, जिम्पी 64,000 and 76,000 divided by sales 3 and 374, 3,74,000। बताइएगा मुझे आंसर। दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ये कैसे निकलेगा बेटा? वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। वही ना, सीओजीएस लिया ही नहीं है ना, एक्सक्लूडिंग मतलब लिया ही नहीं। 21.33 21.33 20.32% है। तेरह 6 19 11 13 6 19 14 10 19 सेल्स का 21.33% जीपी। वाह, सिर्फ 21.33 लिखता था तो भी शायद मैं समझ जाता। 16.33 नहीं सर, आपको सोचना पड़ता। 15.508। अगला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो पहले मैं ऑपरेटिंग रेशो निकाल लेता हूं। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस वेयर हाउस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कितना आएगा? सीओजीएस 2,36,000 प्लस 13,000 प्लस 19,000 प्लस 6,000 प्लस 11,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2,98,000 प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस 19,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 3,74,000। क्या 11,000 13 14 सही था। 236 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 11 236 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 11 95%। 298 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 19 प्लस 94.91%। इज इट 94.91%? ठीक है, तो मुझसे तो कुछ और पूछा गया। मुझसे पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, मैं बोलूंगा 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशो, तो 5% एंड 5.09%। इसको निकालने का एक और फॉर्मूला है, अगर मैं ईबीआईटी ढूंढ के निकाल लूं। और ईबीआईटी कैसे ढूंढ के निकालना पड़ेगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोगों को बताता हूं। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट बन गया ईबीडी इनटू 1 माइनस टैक्स बन गया ईएटी, दैट इज नेट प्रॉफिट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा और प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा, तो मेरा ईबीआईटी आ जाएगा। जरा चेक करते हैं नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट है बेटा 15,000, टैक्स तो है नहीं, प्लस इंटरेस्ट भी है 0, डिवाइडेड बाय 3 लाख इज इक्वल टू 5%। और दूसरे वाले केस में देखना, नेट प्रॉफिट है 59,000 प्लस 2,000 का इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय 3,74,000। 59 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 374 इनटू 100। ये क्या आ रहा है? 16 पॉइंट क्यों आ रहा है? 17,000। 19 डिवाइडेड बाय 374 वही आ रहा है 5.08 5.09, एक बराबरी बात है 5.09%। ये भी निकाल सकते हो, आपको बस यहाँ पे कन्वर्टर पता होना चाहिए। और ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स, कन्वर्टर भी बता देता हूँ। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट
into 1 minus tax is equals to net profit. बताइए 16.31 नहीं है, 59,000 नहीं। बोलिए समझा क्या आपको? अगला है बेटा कैपिटल टर्नओवर रेशियो। उन्होंने बोला कैपिटल में एवरेज कैपिटल मत लेना, 90,000 हाँ। चलिए अगला है बेटा कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैसे आप करेंगे बेटा? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। सेल्स है आप लोगों की 3 लाख एंड 3,74,000। कैपिटल देखो दे रखा है 1 लाख, 1,47,000। कैपिटल टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आएगा, ये 3 टाइम्स है। 374/147 दैट इज 2.54 टाइम, 2.544 टाइम्स। नेक्स्ट है बेटा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू, याद है क्या? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। 2016 में तो एवरेज लेना संभव नहीं है, तो सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंटरी को एवरेज इन्वेंटरी मानना पड़ेगा एंड दैट विल बी 60,000 और COGS आपको दे रखा है 2,36,000। और यहाँ पर देखिए बेटा एवरेज इन्वेंटरी निकालना पॉसिबल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 और COGS है 2,98,000। सभी बच्चे आंसर निकालेंगे। फिर नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ प्रेफरेंस है नहीं। 3.93 टाइम्स 94 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 77, 298 डिवाइडेड बाय 77, ये हो रहा है 3.87, 3.87। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। क्या हम लोगों का नेट प्रॉफिट 15,000 है और नेटवर्थ कितना है? इक्विटी प्लस रिजर्व 1 लाख इज इक्वल्स टू 15%। और दूसरे केस में बेटा नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 17,000 और नेटवर्थ कितना है? नेटवर्थ 75,000 प्लस 42,000, ये नेटवर्थ है हमारा। हाँ लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंशियल कैपिटल दिया ही नहीं है ना क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल 17 डिवाइडेड बाय 117। और लास्ट है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड देखो ये मैं कैसे निकालता हूँ? मैं निकालता हूँ इसको 365 डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो। और डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटा। तो ऊपर चले जाएंगे एवरेज डेटर्स। क्या ये फॉर्मूला समझा? मैंने क्या किया बेटा? 365 डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स लिया, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दिया, इज इक्वल्स टू 365 एवरेज डेटर्स। लेकिन यहाँ तो एवरेज डेटर्स नहीं आएंगे, पहले साल एवरेज डेटर आएंगे नहीं। डेटर कितने हैं आपके? डेटर है 50,000 और क्रेडिट सेल्स कितनी दे रखे? 2,70,000। तो डेज में आंसर आ जाएगा 365 into 50,000 डिवाइड 2,70,000, आंसर आ जाएगा 67.59 डेज। और यहीं पर सेम फॉर्मूला लगाएंगे 365, लेकिन इस बार एवरेज डेटर्स आ जाएंगे 50,000 और 82,000। पचास प्लस 83 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 342, 70.4 है। अरे नहीं रे भैया, ठीक है करिए कॉपी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। बोलो इजी था, किया ना बेटा? 60,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2 किया। कहां पे वैसे कौन सा 60,000? एवरेज। एवरेज के लिए ओपनिंग भी लेना पड़ेगा, तो चलो ओपनिंग दिया नहीं तो ओपनिंग को कुछ तो मानना पड़ेगा। जनरली जितना, अगर ओपनिंग दिया नहीं तो क्लोजिंग के बराबर ओपनिंग मानेंगे। लो कर दिया, समझे क्या बेटा? एवरेज लेना था ना, तो ओपनिंग जीरो तो है नहीं, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन तो है नहीं, तो जितना क्लोजिंग है उतना ही ओपनिंग लेना पड़ेगा। तो जितना क्लोजिंग उतना ही एवरेज आएगा। तो देखने पर ऐसा लगा कि मैंने क्लोजिंग लिया, लेकिन एक्चुअली एवरेज लिया था। कैसे बेटा? 50,000 प्लस 82,000 डिवाइडेड बाय 2, ये 66,000 बन गया। करो 66,000 into 365 डिवाइडेड बाय 3,42,000, 70.43। अच्छा 82,000 मैंने एक 82 लिया। ये एक नंबर ले, पीयूष बंसल का है, लेंसकार्ट का मालिक है, ऐसे तो मुझे पहचाने का नहीं। देख होता क्या? पीयूष बंसल का दिख नहीं रहा तुमको? नंबर दे दो 91312947821431। बाकी का आप भूल गए, एक ही बार आता। इंडिया से ही है, 20 में से कोई तो है, आगे पीछे कॉल करके देख ले। बस चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो बेटा? तैयार हो सर? बताइए ना क्या बताना है सर? 365 नहीं, अगर बोला नहीं है तो भैया 360 दिन का आपका कौन सा साल होता है?
ऐसा कौन सा साल होता है जो 360 दिन का? बोला है तो ही लेना, नहीं बोला नहीं लेना। तो तुम्हारी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 3.2 आरटीपी नवंबर 2019 का क्वेश्चन। अरे भेज कॉपी करके चल। द फॉलोइंग इज द पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ, थोड़ी देर बाद भेजना। 4 दिन नेशनल हॉलीडे। अब यहाँ ध्यान दो यार, खत्म करें। बेटा आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। एक तो ये ना इधर हाथ लगाओ तो उस पेज पे भागता है, फिर मटक मटक के यहाँ पर लेगा उसको। यार ये फीचर भी अजीब है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बेटा आपको, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, एवरेज इन्वेंटरी निकल जाएगा। परचेज दे रखा है, सेल्स दे रखा है और जीपी दे रखा है। बेटा यहाँ पर सीओजीएस निकाल सकते हो। सीओजीएस निकालने के दो तरीके, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, देखिए निकल रहा है क्या? या दूसरा तरीका सेल्स लेस जीपी। बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज लेस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस से सीओजीएस मिलता है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस देते ही नहीं हो जनरली। ठीक है, दूसरा तरीका है सेल्स लेस जीपी करके देखो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। 154838 के 1,96,56,000 माइनस 42,18,000 तो 15438। तो दोनों तरीके से निकाल के देख लो, आपका आंसर वही आना है। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो दिया ही नहीं है, तो हमारा सीओजीएस आ गया। सीओजीएस आ गया 15438,123। क्लियर है? ओके। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस और एड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट लेबर से भी सीओजीएस आ जाता है। ओपनिंग है 1246000 1562 क्लोजिंग है 1428000 1543800। दोनों तरीके से मैं कोई भी तरीका अपना लो। फिर बेटा आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा है। बहुत ज्यादा जीरोस है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो फाइनेंस का हिस्सा है। फिर आपको जीपी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये ऑपरेटिंग हिस्सा नहीं है बेटा, याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कोई ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है आपका। ठीक है, ये अदर है। डिविडेंड रिसीव भी बेटा अदर है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। नेट प्रॉफिट दे दिया बेटा। ओके। कैपिटल दे रखा है, रिटेन अर्निंग दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, ये तीनों मिला के नेटवर्क बन गए। टर्म लोन बेटा लॉन्ग टर्म डेट है। सुंदरी पेबल, ये आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दे रखा है आपको। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड अदर करंट लायबिलिटी, समझ गए? ये करंट लायबिलिटी। प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, ये आपके फिक्स्ड एसेट का पार्ट है। सन्ड्री पेबल, सॉरी सन्ड्री रिसीवेबल, इन्वेंटरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपका करंट एसेट का पार्ट है। बताइए एनालिसिस क्लियर है कि नहीं? ओ जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जीपी रेशो। जीपी रेशो कैसे निकलेगा? जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स। 421800 डिवाइडेड 195600 इनटू 100। कितना आ रहा है मेरा? 4218 डिवाइडेड बाय 19656, 21.45%, 21.45, 21.46%। पहला तो निकल गया। एनपी रेशो, एनपी अपॉन सेल्स, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग है। तो चलिए तुमसे ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछा है, मतलब ऑपरेटिंग रेशो पूछा है। नहीं, एक्सपेंस अलग है, एक्सपेंस में एक्सपेंस वर्ड डालते हैं। समझ गए? थोड़ा सा वर्ड का हेरफेर है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या लेंगे आप? सीओजीएस को लेंगे 15438,000 प्लस ये दो खर्चे लेंगे ना, 15438,000 प्लस 1840000 प्लस 756000। ये हो जाएगा बेटा 6। ये हो जाएगा 18034,000 डिवाइडेड बाय सेल 1965600, 1965600, 91.74%। ये आपका ऑपरेटिंग रेशो हो गया। 1 माइनस कर देंगे इसमें से, तो बेटा क्या आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ जाएगा 8.25, 8.25 आ जाएगा। यस। अब ये निकालने का एक और तरीका है। सर क्या तरीका है? आप ईबीआईटी ढूंढ के निकाल लो। अच्छा सर ईबीआईटी ढूंढ के निकालना पड़ेगा क्या? आओ जी आओ। सर कैसे निकालेंगे ईबीआईटी ढूंढ के? आपको एनपी दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट गिव्स ईबीटी माइनस टैक्स गिव्स ईएटी। आइए एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। बेटा वैसे तो ईएटी और एनपी में भी डिफरेंस है। सर कैसा डिफरेंस है? अर्निंग आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स में अगर आप ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिव इनकम और लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंस तो नेट प्रॉफिट आता है। आप देखिए ना, नहीं वो एनआई है। ये देखिए ये तब बताने लायक नहीं था क्योंकि एग्जांपल नहीं था में। अब जरा ध्यान दीजिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स में ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया, टैक्स गया, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस और इनकम का क्या, ये तो प्रॉफिटेबिलिटी में दिख नहीं रहा है। मैंने ईएटी निकाला और ये है नेट प्रॉफिट, दोनों में फर्क क्या है? अभी भी आप देखिए भैया ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया है, टैक्स गया है, इंटरेस्ट गया है, टैक्स गया है, पर बेटा ये वाले खर्चे तो गए नहीं है या ये वाली चीजें ऐड हुई नहीं है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिव इनकम ऐड कर दो, लेस कर दो नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंस, आपका नेट प्रॉफिट आता है। अब वो टेबल में जाना पड़ेगा। मैंने बनवाया था आपको एक चार्ट टाइप, पैट किसी के साथ मेल नहीं खाता। आपके सामने बेटा पूरा ओपन डायसेक्शन करके रखा हुआ है, किसके साथ मेल खाता है की कोई बात ही नहीं आ रही है। ये देखिए ये आपके ईबीआईटी है, इसमें से इंटरेस्ट गया बचा ईबीटी, इसमें से टैक्स गया बचा ईएटी, इसको जनरली मैंने एनपी बोला था, इसमें से पीडी गया बचा एनआई। ध्यान देना। वैसे ईएटी के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिव इनकम और लेस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो कुछ खास बचते नहीं, सभी तो माइनस कर देते हैं। हमारे पास क्या बचता है बेटा? अब बचता है एनपी। ये है बेटा असली कहानी, ये तब मैं आपको बता नहीं सकता था, अब बता सकता हूं। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में मेरे पास एनपी दे रखा है 1408,600, 1408,600। नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंस तो दिख नहीं रहे, नॉन ऑपरेटिव इनकम दिख रही है कितना? 24,000 प्लस 22,000। तो ईएटी कितना हो जाएगा? 1408 प्लस 2462, ये हो जाएगा बेटा 1362000। अब टैक्स तो दिया नहीं है, इंटरेस्ट ऐड जरूर कर देना 2,60,000। कितना हो जाएगा बेटा? 1622000 डिवाइड करो इसको 1956 1965600।
क्या वही आंसर आ रहा है तुम्हारा 8.25%? दो तरीके हैं, या तो आप ऑपरेटिंग रेशो निकाल के उसमें से 1 माइनस कर दो, या फिर दूसरा तरीका। चॉइसेस टोटली योर्स, मैं दोनों से करवाऊंगा। ये लिख लीजिए कहीं, ठीक है। इसको वहां पे अमेंड कर लो, मैंने आपको लिखवाया था, वहां पे इसको अमेंड कर लो। ठीक है, वो क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। बाकी नेक्स्ट है इन्वेंटरी टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय हो जाएगा। करंट रेशो निकल जाएगा, ये है करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। क्विक रेशो निकल जाएगा बेटा, करंट एसेट के अंदर से आपको क्या करना है, इन्वेंटरी हटा देना है। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकल जाएगा, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। EBIT निकालना ही पड़ेगा मेरे को, इसका मतलब मेरे को EBIT निकालना ही पड़ेगा। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा EBIT इनटू 1 माइनस टैक्स। और डेट टू एसेट रेशो, ठीक है। समझ में आया? मुझे EBIT ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तो चलिए बेटा EBIT ढूंढ के निकाल ही लेते हैं फाइनली। देखो समझ में आ गया, COGS चाहिए। ओके ओके, चलिए मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, दैट इज EBIT माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स। क्या मिल जाएगा बेटा इससे? EAT मिल जाएगा। ये बन गया EAT। EAT के अंदर मुझे ऐड करना है नॉन ऑपरेटिव इनकम, लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। ये समझा? अभी सब रिपीट होगा ही ना, क्या दिखाना है, वापस सब रिपीट करूंगा ही ना, तो तब कवर कर लेना। हाँ जी बेटा, ये समझ में आया आप लोगों को? कन्वर्जन EAT और NP अलग होते हैं, पहले बताने के लिए सक्षम नहीं था मैं, अब बता सकता हूं। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं बेटा। 1408600 माइनस 0 प्लस 24600 प्लस 22000। ठीक है जी, ठीक है। ये EAT बेटा डिवाइडेड बाय EBIT नहीं, तो तुम हावले हो, तुम इसको डिवाइडेड बाय EAT मान लोगे। ये EAT है, क्या करूं, समझ रहे हो क्या? ये EAT है, दिस इज EAT, ठीक है। 1 माइनस 0 EBIT माइनस इंटरेस्ट एट 2,60,000। तो देखो EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस NP आ जाएगा। तो आप EBIT बता सकते हैं कितना आएगा मुझे? EBIT आ जाएगा 1408600 प्लस 2600 माइनस 24600 माइनस 22000, 1622,000 COGS इज इक्वल टू सेल्स लेस GB इज इक्वल टू 19656,000 माइनस 4218,000। आपने बोला था 15438 और ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम बन गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट लेबर जो इस क्वेश्चन में देने रखे हैं। आप इसके हिसाब से भी सॉल्व करेंगे, 15438,000 आएगा आंसर। सर यही है ना स्लाइड, बस यही है स्लाइड। चलिए एक एक रेशियो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला रेशियो है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो है जीपी अपॉन सेल्स। मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, 4218,000 डिवाइडेड बाय 19656। चलो लिख देता हूं, तो फिर तुम लोग भी नहीं लिखोगे, आदतें गंदी पड़ जाएगी। जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 is equals to 4218,000 divided by 19656,000 into 100। नहीं, मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें इस चीज की खुशी नहीं है, तुम लिख रहे हो इसलिए मुझे भी लिखना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें खुशी है। 21.45%, 21.459%, तुम्हें लिखने में कोई तकलीफ नहीं, पर मेरा काम कम क्यों हो? दूसरा है एनपी रेशो is equals to NP डिवाइडेड बाय सेल्स into 100। नेट प्रॉफिट कितना है? 1408600 डिवाइडेड बाय 19656,000 into 100 is equals to 1408600 divided by 19656 2 point, क्या बात कर रहे थे, 2.078 इतना कमा रहे हैं? Really? 1408600 divided by 19656 7.16% है। भाई मैं सोचता कम क्यों? 7.16%। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है बेटा, मैं इसको एक और तरीके से निकाल सकता हूं। मैंने EBIT तो निकाल लिया, मैंने EBIT निकाल लिया, तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल सकता था। 1 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग रेशो आ जाता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू COGS प्लस एडमिन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। COGS कितना बेटा आपका? 15438,000 प्लस 18400 प्लस 7,56,000। ठीक है, ये हो जाएगा 1803400 डिवाइडेड बाय 19656,000 19656,000 91.74%। ठीक है जी, ठीक है। 748,749 फाइन फाइन लिखिए। बढ़ो आगे पेज पे। सभी बच्चों का हो गया क्या? ठीक है। डी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या है भैया इसका फॉर्मूला? 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस 91.74% इज इक्वल टू 8.26% और EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स। क्या मैंने EBIT निकाला है बेटा? 1622
000 19656 000 भैया आ रहा है 1622 डिवाइड 19656 8.25%. नेक्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. COGS कितना है 15438 एवरेज इन्वेंट्री कितना है 1246 प्लस 1428 1246 प्लस 1428 डिवाइडेड बाय 2 133 7000. ये 11.54 क्या 11.54 आ रहा है 11.5 इंटू 100 नहीं करना है टाइम्स में होता है. नेक्स्ट करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. करंट एसेट में क्या आएगा 13,50,000 प्लस 14,28,000 प्लस 4,22,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000 प्लस 2,80,000. निकालेंगे आप करंट रेशियो. क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. करंट एसेट कितने हमारे 13,50,000 प्लस 14,28,000 प्लस 4,22,000 ये आ गया 32 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इज इक्वल्स टू 3.2. ये हो गया 32 लाख माइनस इन्वेंट्री है 14,28,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख माइनस 14,28,000 डिवाइडेड बाय 1.772. ठीक है जी. क्विक रेशियो भी होगा. नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. EBIT कितना है 1622,000 और इंटरेस्ट है 2,60,000 1622 डिवाइडेड बाय 260 6.23 टाइम्स 6.23 टाइम्स. अगला क्या है यहीं पर लिखता हूँ ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल कितना है बेटा आप लोगों का कैपिटल कितना है कैपिटल मतलब सिर्फ 20 लाख रुपए नहीं है बेटा. इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस चलो प्लस 12 लाख प्लस लॉन्ग टर्म 26 लाख. तो 20 प्लस 42 प्लस 12 प्लस 26 100 लाख इज इक्वल्स टू 1622 1 2 3 डिवाइडेड बाय 100. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.22%. अब आप बोलेंगे टैक्स दिया ही नहीं तो उसका परसेंटेज माइनस क्या होता. नेक्स्ट है डेट टू एसेट रेशियो. टोटल एसेट नहीं बोला एसेट रेशियो. अब आप बताइए डेट टू टोटल एसेट नहीं बोला तो क्या कौन सा एसेट लेंगे. आपको डेट टू एसेट रेशियो बोला है सिर्फ. आप ही बताइए कौन सा एसेट लेंगे फिक्स एसेट करंट एसेट या इंप्लाइड है कि बोथ लेना है. टोटल ही लेना पड़ेगा. और नीचे अगर टोटल आ गया है टोटल 1 करोड़ 10 लाख है बैलेंस शीट का देख लो तो ऊपर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों डेट लेने पड़ेंगे आपको. और एक काम करो यहाँ पे सिर्फ 26 लाख ले लो और नोट डाल देना. ठीक है यहाँ पे नोट डाल देना नहीं नोट डाल देना. ये पूरा क्वेश्चन इन्होंने सही किया है. एक पॉइंट के लिए हम पर्पसली डेविएट नहीं करेंगे. डेट टू एसेट रेशियो 23.63. ठीक है आप लोग क्या करेंगे बेटा आप लोग यहाँ पर नोट डाल दीजिएगा. नोट प्लीज मेंशन दी नोट हियर कि भैया हमने यहाँ पर टोटल डेट में करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म डेट नहीं लिया. हम चाहे तो ले सकते थे हमको आता है वो. चलिए हो गया टाइम बेटा अभी क्लास का समय हो गया. क्लास नहीं है क्या कैसे हो सकता है. चलिए बच्चे चलो बाय सर टेक केयर थैंक यू सो मच. पढ़ाई करो आसान है सब्जेक्ट के बाद. बाय.